हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की, पीसीएस प्री की और समूह गौ से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उत्तराखंड से संबंधित टॉपिक्स पर भी चर्चा की जा रही है। हालांकि हमारे ये चैनल मेन टारगेट मिशन लेक्चरर का है, तो लेक्चरर के सिलेबस को देखते हुए ही यहाँ पर हम कंटिन्यू क्लासेस करा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उत्तराखंड में गोरखा शासन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड में गोरखा शासन कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे लागू हुआ था, और उसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखों ने कैसे आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमाया। और साथ ही साथ फिर चर्चा करेंगे इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों, जो गोरखा थे, गोरखा नेपाल के थे और ये बहुत ही लड़ाकू और साहसी थे। और कुमाऊं में जब चंद शासकों की थोड़ा कमजोरी का लाभ उठाते हुए इन्होंने क्या किया, 1790 में क्या किया दोस्तों, 1790 में इन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि अल्मोड़ा पर उसमें चंद राजाओं का शासन था और इस पर जो है इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी इन्होंने आक्रमण किया। लेकिन जब 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया दोस्तों, तो उस समय इनकी हार हुई, यानी कि 1791 में आक्रमण तो किया लेकिन ये वहां पर विजयी नहीं हो सके। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद 1803 में ये पुनः अपनी सेना लेकर अमर सिंह थापा और हस्ती दल चतुरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर फिर से आक्रमण किया और उसके बाद ये सफल हुए। ठीक है। और उस समय जो गढ़वाल के शासक थे, गढ़वाल नरेश, जिनको प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह को इन्होंने जो क्या किया, प्रद्युम्न शाह को इन्होंने हरा दिया और श्रीनगर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन प्रद्युम्न शाह ने फिर क्या किया कि फिर से इनके साथ युद्ध किया और 1804 में 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश, प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में कब हुआ था, 14 जुलाई 1804 को, 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश, प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश शहीद हो गए। ठीक है। तो वहां पर प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई, यानी कि वो शहीद हो गए, और इस प्रकार कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में गोरखों का अपना आधिपत्य हो गया था दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, लेते हैं हम इसी टॉपिक पर आधारित आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे दोस्तों, क्योंकि गोरखा शासन पर हमने कुछ सटीक क्वेश्चंस को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जो क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है दोस्तों और सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा पढ़ पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम उन सटीक क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप उनके नोट्स बना लीजिएगा। और कैसे गोरखा शासन की शुरुआत हुई मैंने आपका चर्चा कर दी है दोस्तों। तो लेते हैं दोस्तों हम आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमने अभी चर्चा की थी कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब से चालू हुआ था। तो ऑप्शन है 1790, 1792, 1815 और 1804। ठीक है। तो कुमाऊं पर अधिकार कब किया था दोस्तों ये गोरखों ने। तो गोरखों ने 1790, अभी मैंने आपको बताया था कि 1790 में गोरखों ने जो है कुमाऊं के क्षेत्र में जो है ये लड़ाई लड़ी और उसके बाद अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लिया था। तो 1790 में इन्होंने जो है कुमाऊं पर गोरखों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो सबसे पहले कौन सा, अल्मोड़ा पर अधिकार किया था दोस्तों। ठीक है। तो कुमाऊं पर कब अधिकार किया था, 1790। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था। तो गोरखा जो शासक थे, जो गोरखा की सेना थी, इनका प्रमुख हथियार क्या था दोस्तों। ऑप्शन है दराती, तलवार, खोखरी या भाला। तो गोरखा शासकों का जो मेन हथियार था दोस्तों वो था खोखरी। ठीक है। तो ये खोखरी से ही युद्ध करते थे, क्योंकि उस समय बंदूकें वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो यही तलवार और इन्हीं से हमले किए जाते थे। तो उनका जो गोरखा शासकों का मेन जो हथियार था वो था खोखरी। ठीक है दोस्तों, क्या था, खोखरी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जब गढ़वाल में इन्होंने जब प्रथम युद्ध किया था गढ़वाल के लिए, इन्होंने जब लड़ाई लड़ी थी,
तो कौन सी जगह पे था? तो ये हुआ था लंगूर गढ़ पे युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। इस युद्ध को कहा जाता है लंगूरगढ़। ठीक है, तो लंगूरगढ़ में ये युद्ध हुआ था और इसको जो है गोरखाओं और गढ़वालियों के बीच प्रथम युद्ध था, तो इसको कहा जाता है लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि फिर उसके बाद फिर दोबारा युद्ध हुआ था, खोड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में गोरखाओं की जीत हुई थी और गढ़वाल नरेश प्रथम शाह की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब सत्ता स्थापित की थी? तो गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब सत्ता स्थापित की थी दोस्तों? 1791 और 1803, 1804, 1805। तो इसका मैंने आपको पहले ही डिटेल बता दिया था कि 14 मई जो है 1804 को कब हुआ था दोस्तों? 14 मई 1804 को 14 मई 1804 को क्या हुआ था? गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ था, और जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। वो शहीद हो गए और उसके बाद कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र दोनों पर जो है गोरखाओं का ही आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो 1804 की ये घटना है दोस्तों। कब हुई थी? 1804। तो कुमाऊं में कब अधिकार हुआ था और गढ़वाल में कब अधिकार जमाया था, ये हमने आपको बता दिया। कुमाऊं में इन्होंने किया था 1790 में। ठीक है, और सबसे पहले कौन से जिले में? अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में इन्होंने अपना अधिकार जमाया था। और गढ़वाल क्षेत्र में कब किया था? 1804 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सायर कर था एक प्रकार का। तो भाई सायर जो कर है, ये सायर नाम से जो कर था, ये किस प्रकार का कर था? तो कर लेने के तरीके भूमि कर, संपत्ति कर, सीमा कर, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों प्रकार के कर लिए जाते थे, बट इनमें से जो है कौन सा कर है सायर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सीमा कर। ठीक है, तो किसी भी रेंज की जो बॉर्डर पे जो कर लिया जाता है दोस्तों, टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स को कहते हैं सीमा कर। और सीमा कर इसमें कौन से नाम से? सायर कर के नाम से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, गोरखाओं ने किसके शासनकाल में गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो सामान्य सा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्योंकि हमने इस पर पहले भी चर्चा कर दी है। तो गढ़वाल में इन्होंने किसके शासनकाल में जो है गढ़वाल पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, ललित शाह या फतेहपति शाह। तो गढ़वाल पर किसके शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह को इन्होंने कब हराया था? 1804 में। कितने मई को? 14 मई 1804 को। कौन सी जगह पर दोस्तों? ये हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा कहाँ है दोस्तों? खुड़बुड़ा है आपका देहरादून में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती है। तो गोरखाओं ने जो भूमि दी थी दोस्तों, उस भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है चाहर, दस्तूर, अबल या दम। तो गोरखाओं द्वारा जो भूमि दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था दोस्तों? उसको कहा जाता था दोस्तों दस्तूर। क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था दस्तूर। ठीक है, जो गोरखा जो भूमि देते थे उस भूमि को कहा जाता है दस्तूर। ठीक है दोस्तों, उसको कहेंगे दस्तूर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी? तो हर्षदेव जोशी जो थे उनको विभीषण की उपाधि किसने दी थी? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं एटकिंसन या बद्रीदत्त पांडे या राहुल सांकृत्यायन या मौलाराम। तो उस समय हिंदी के प्रकांड जो है राहुल सांकृत्यायन ने इनको हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, किसकी उपाधि दी थी? इनको विभीषण की उपाधि दी गई थी हर्षदेव जोशी को। किसने दी थी दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? तो जब कुमाऊं पर गोरखों ने आक्रमण किया था तो उस समय नेपाल के नरेश कौन थे? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है जगजीत पांडे, अमर थापा, महेंद्र चंद्र या रण बहादुर शाह। तो जब कुमाऊं पर गोरखों ने आक्रमण किया था दोस्तों, तो उस समय जो नेपाल के नरेश थे दोस्तों वो थे रण बहादुर शाह। कौन थे? रण बहादुर शाह। ठीक है, कुमाऊं पर आक्रमण किया। और कुमाऊं में सबसे पहले इन्होंने आक्रमण कब किया था? अल्मोड़ा में किया था, अल्मोड़ा रीजन पर। और उसके बाद ये 1990 की घटना है। और जब इन्होंने 1990 में हमला किया था
ठीक है, सॉरी 1990 नहीं दोस्तों, 1790, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो 1790 में इन्होंने जो है कुमाऊं पर आक्रमण करके कुमाऊं पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि गढ़वाल का पहला सेनानी सूबेदार कौन था। ठीक है, तो गढ़वाल का पहला सेनानी सूबेदार कौन था दोस्तों। तो इसके ऑप्शन है अमर सिंह थापा, रण बहादुर शाह, जगजीत पांडे या बाम शाह। तो गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन था दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है अमर सिंह थापा। तो अमर सिंह थापा जो है गढ़वाल के पहले नेपाली सूबेदार थे। ठीक है दोस्तों, जो है अमर सिंह थापा। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह थापा और दूसरा क्या नाम था दोस्तों, हस्ती दल चतुरिया। इन दोनों ने मिलके जब जो है अपनी गोरखाओं ने जो है जब प्रद्युम्न शाह के खिलाफ जो है क्या किया था, इन्होंने एक नेतृत्व संभाला और उसके बाद उस पर जो है प्रद्युम्न शाह को इन्होंने जो है गढ़वाल क्षेत्र से हटा दिया था, भगा दिया था। उसके बाद खोड़बुड़ा के युद्ध में उनको हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों आप सभी का प्यार और सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है चैनल के पे, और आपके इसी प्यार और सपोर्ट के बल पे हमें एनर्जी मिल रही है जो लगातार आपके लिए वीडियोज़ जो है अपलोड की जा रही हैं। और ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसमें यही क्वेश्चन हम केवल उन्हीं चीज़ों को ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए जो है आप कंटिन्यू हमारी क्लास पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आपको लगातार इन्फॉर्मेटिव ही इसमें क्लासेस मिलेंगी और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इसके बाद दोस्तों जैसे हमारा उत्तराखंड वाला कंप्लीट होता है, फिर हम जो है साथ ही साथ इसमें हिंदी के क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम शिक्षा से संबंधित भी क्लासेस आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए जो है आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको लेक्चर की एक अच्छी खासी प्रिपरेशन यहाँ से देखने को मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया। तो गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने कब राज्य किया दोस्तों। ऑप्शन है 1790 से 1815 तक, या 1805 से 1815 तक, या 1808 से 1815, 1810 से 1815। तो भाई गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य कब से कब तक किया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है बी, 1805 से 1815 तक। क्योंकि देखिए 1804 में इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और 1804 में इन्होंने फिर क्या कर दिया था कि उस समय विजय प्राप्त की, तो 1805 से इन्होंने अपना यहाँ पर जो है आधिपत्य स्थापित किया, और 1815 तक ये जो है यहाँ पर रहे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि 1815 में फिर किसका आगमन हुआ, फिर अंग्रेजी शासन। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इनको जो है यहाँ से गढ़वाल से हटा दिया था, और उसके बाद केवल इनका अधिपति कहाँ रहा, कुमाऊं क्षेत्र पर रहा था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे। तो गोरखा लोग जो थे शिल्पकारों को क्या कहते थे दोस्तों। तो ऑप्शन है सुनवार, कठुआ, नो या कामी। तो गोरखा लोग शिल्पकारों को एक यूनिक नाम से बोलते थे दोस्तों, और वो नाम है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो गोरखा लोग होते थे शिल्पकारी को क्या कहते थे, वो शिल्पकारों को कहते थे कामी। ठीक है, कामी मतलब काम करने वाला, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कामी शब्द इन्होंने गोरखा लोगों ने शिल्पकारों को दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13, गोरखा कालीन नैथणा का किला कहाँ स्थित है। तो भाई गोरखा कालीन जो नैथणा का किला है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या नैनीताल। तो गोरखा कालीन जो नैथणा का किला है दोस्तों वह है अल्मोड़ा में, यानी कि अल्मोड़ा जिले में ये जो है द्वाराहाट क्षेत्र के नज़दीक में पड़ता है दोस्तों, नैथणा का किला। ठीक है, तो इस किले की अगर आपको बात बताएं तो इस किले के पास नैथणा का मंदिर है, नैथणा देवी माता का मंदिर है, और यहाँ पर इसके आसपास में जो है एक क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार की दीवारें बनी हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी दीवारें बनी हैं, और इसमें जो है ये किले के रूप में इस प्रकार से बनी हुई है। हालांकि अब ये जो है उतना देखने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
जो है टूट-फूट हो चुकी है और काफ़ी लंबा टाइम होने की वजह से दोस्तों, तो इसलिए जो है लेकिन ये किला अभी भी बरकरार है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुमाऊँ का चाणक्य किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊँ का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, हर्ष गोपाल, कालू मेहरा या हर्षदेव जोशी। तो किसको कुमाऊँ का चाणक्य कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है हर्षदेव जोशी। तो कुमाऊँ का चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों हर्षदेव जोशी को। तो हर्षदेव जोशी को दोस्तों कुमाऊँ का चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को कौन सी उपाधि दी थी? अब यहाँ पर एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? ये जो है इसका ऑप्शन है चाणक्य, शिवाजी या देशद्रोही या इनमें से कोई नहीं। तो हर्षदेव जोशी को जो है एटकिंसन ने कहा था दोस्तों देशद्रोही। देशद्रोही इसको कहा गया था दोस्तों, अभी आपने देखा था किसी जो है आपका राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था, इनको विभीषण कहा था। तो भाई आप समझ सकते हैं क्योंकि विभीषण को भी रावण के शासनकाल में देशद्रोही के नाम से ही जाना गया, जबकि उन्होंने राम के गुणवत्ता को यानी कि राम की क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट किया था और रावण को उनसे संभालने के लिए कहा था और उस प्रकार का न्याय नहीं करने की बात कही थी। लेकिन विभीषण को चूंकि एक अपने राज सत्ता के हिसाब से साथ नहीं दिया करके इन्होंने देशद्रोही की उपाधि दी थी। तो सेम एज यहाँ पर एटकिंसन ने भी हर्षदेव जोशी को एक उपाधि दी और वो उपाधि कौन सी दी थी? देशद्रोही की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था हर्षदेव जोशी को? विभीषण कहा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? अब चूंकि गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में आधिपत्य जमा लिया था, लेकिन इनकी आय का स्रोत क्या था, यानी कि ये कहाँ से कमाते थे? तो इनका ऑप्शन है मागा कर या भू राजस्व कर या कुसही कर या तिमारी कर। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो कमाई का साधन था, आय का स्रोत थे, वो थे भू राजस्व कर। ठीक है, तो भू राजस्व लेकर ये कर लेते थे और इसको जो है ये इनके इनकम का सोर्स था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन है इसके काजी नरसिंह या अमर सिंह थापा या बाम शाह या जोगामल शाह। तो भाई अमर सिंह थापा जो है इन्होंने जो गोरखाओं ने जब गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो उस समय अमर सिंह थापा ने क्या किया था कि अपना नेतृत्व तो अपने अंदर रखा था और उसके बाद प्रद्युम्न शाह को हराया था। लेकिन यहाँ पर जो कुमाऊं का प्रथम गोरखा जो सूबेदार बना था दोस्तों वो था जोगामल शाह। कौन था? जोगामल शाह। तो कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन है? जोगामल शाह था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों पेपर के दृष्टिकोण से। तो गंगोत्री का जो गंगा माता मंदिर है वो किसने बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, अमर सिंह थापा या प्रताप शाह ने। तो भाई गंगा माता का मंदिर जो बनाया है दोस्तों वो बनवाया था अमर सिंह थापा ने। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि इन शासकों ने यहाँ पर केवल आधिपत्य जमाया, बल्कि इन्होंने जो है बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो अमर सिंह थापा ने गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया था दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, पुंगड़ी कर था एक प्रकार का। तो पुंगड़ी कर क्या था दोस्तों? तो पुंगड़ी कर क्या था? भूमि कर, संपत्ति कर, उत्सव कर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो पुंगड़ी कर जो होता था दोस्तों वो तो होता था भूमि कर। किस प्रकार का कर था पुंगड़ी कर? ये था भूमि कर। तो इस कर का नाम क्या था दोस्तों? पुंगड़ी कर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर दोस्तों। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों,
खलंगा यानी कि देहरादून और आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खलंगा यानी कि देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध और ब्रिटिश सेना अंग्रेजों का नेतृत्व के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? तो फाइनली जब अंग्रेजों और गोरखों के बीच खलंगा का युद्ध हुआ था, तो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बस क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, मेजर जनरल मॉर्ने और मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, मेजर जनरल जिलेप्सी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, मेजर जनरल जिलेप्सी। किसने किया था? आंग्ल गोरखा युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? मेजर जनरल जिलेप्सी ने किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो कुमाऊं और गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन है अजब सिंह थापा, अमर सिंह थापा, वाम शाह या जोगामल शाह। तो 21 का जो सही आंसर है दोस्तों वह है वाम शाह। तो वाम शाह जो है अंतिम सूबेदार, यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल का अंतिम सूबेदार जो है वाम शाह को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ था? अब दोस्तों जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसने फिर नेपाल यानी कि गोरखाओं से, जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य ले लिया, मतलब गोरखाओं को हराया अंग्रेजों ने, उसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और यहाँ पर जो है उसके बाद फिर नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। तो वो कब हुआ था? 1816 में, 1814 में, 1815 में या 1817 में? तो चूंकि जो गोरखा थे उनका शासन 1815 तक रहा था अप्रोक्सीमेट, तो 1814 में ही ये युद्ध हो गया था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के शासकों के बीच। ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ था? 1814 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है 23, कपड़ों पर लगने वाला कर था। तो कपड़ों पर लगने वाले कर को क्या कहा गया दोस्तों? इसको मोह कर, अधनी दप्ती कर या तान कर या सायर कर? तो सायर कर तो अभी हमने बताया था दोस्तों आपको, सायर कर किसको कहा गया है। और उसके अलावा आपका जो इसका जो सही आंसर है वो होगा तान कर। क्या होगा दोस्तों? कपड़ों में लगने वाली कर को क्या कहेंगे? तान कर कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? तान कर। ठीक है, तो ये कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये श्रृंखला है दोस्तों, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 24, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? तो गोरखा शासन के समय पर जो शुभ अवसर होते थे, उस अवसर पर एक कर लिया जाता था, उस कर को क्या कहते थे? पुंगाड़ी, सलामी, टीका भेंट या तिमारी? तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये जो कर लिया जाता है इस कर को टीका भेंट कहा जाता है। और जो आज के समय में भी यहाँ पर जो है लगभग लगभग दिया जाता है, यानी कि कहीं पर भी शादी ब्याह होते हैं तो टीका वगैरह देते हैं। तो ये कर के रूप में न मानते हुए ये एक प्रकार का सप्रेम भेंट मानी जाती है आज के समय में। ठीक है, तो उस समय ये कर के रूप में दिया जाता था, और ये दिया जाता था जैसे किसी के घर में कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो वो शासन को जो है कर के रूप में टीका भेंट देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25, गढ़वाल पर गोरखा सेना का अंतिम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप बता देंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही इसका एक्सप्लेन कर दिया था। ये तो कौन सा युद्ध था जो गढ़वाल पर सेना गोरखा सेना का अंतिम युद्ध था? तो चमुआ युद्ध, बड़ाहाट युद्ध, खुड़बुड़ा युद्ध या लंगूरगढ़ युद्ध? तो लंगूरगढ़ युद्ध जो है दोस्तों वो है जो कुमाऊं पर किया गया था, पहला गोरखों द्वारा जो आक्रमण किया गया था, तो उसको लंगूरगढ़ युद्ध कहा जाता है। और उसमें ये हुआ था 1790 में। और जो गढ़वाल पर गोरखा सेना का जो अंतिम युद्ध जो जाना जाता है दोस्तों, वह है खुड़बुड़ा का युद्ध। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? खुड़बुड़ा का युद्ध। और ये कहाँ हुआ था? देहरादून में। ठीक है दोस्तों, देहरादून में हुआ था। और कब हुआ था ये हुआ था 1804 में। 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, 14 मई 1804 को। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्तों, मरो कर किससे लिया जाता था। अब यहाँ पर एक नया कर आ गया दोस्तों, वह है मरो कर। ये वाले क्वेश्चन दोस्तों, जो इस प्रकार के कर और लगान से संबंधित क्वेश्चन हैं, ये 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको सेलेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये 5-6 प्रकार के जो कर हैं, इनको आप जरूर नोट कर लें दोस्तों, ठीक है। तो मरो कर किससे लिया जाता था। तो ऑप्शन है संपत्ति छिपाने वाले से, पुत्रहीन व्यक्ति से, ब्राह्मणों से, या पशुचारकों से। तो मरो कर जो लिया जाता था दोस्तों, वो लिया जाता है पुत्रहीन व्यक्तियों से। क्या लिया जाता था, पुत्रहीन व्यक्तियों से जो कर लिया जाता था दोस्तों, उसको कहा जाता था मरो कर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अंग्रेजों व गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी। अब संगोली की जो संधि हुई थी दोस्तों, कब हुई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। तो ऑप्शन है 1815, 1816, 1817, 1814। तो दोस्तों, जो अमर सिंह थापा की हार के बाद जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 28 नवंबर 1815 को संगोली यानी कि चंपारण चंपारण जिला जो बिहार में एक संधि हुई थी, ठीक है, इसको हम संगोली की संधि से के नाम से जानते हैं। संगोली संधि को नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, अतः अंग्रेजों ने फरवरी 1816 को, ठीक है, कब, 1816 को नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित कर दिया था। तो फाइनली जब इसमें अंग्रेजों ने जब इनसे संधि की बात कही थी संगोली की, ठीक है, तो संगोली की संधि जब चंपारण यानी कि जिला बिहार में, तो वहाँ पर जो है जब इन्होंने कहा था, तो उसमें क्या था कि गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी, तो ये लोग नहीं मान रहे थे, ठीक है। तो नेपाल की सरकार जो थी, वो नहीं मान रही थी संगोली की संधि को। तो फिर क्या किया अंग्रेजों ने, क्या किया अंग्रेजों ने, सीधे नेपाल में जाके हमला चढ़ाई कर दी और काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित कर दिया। और अंततः जो है 1816 में क्या हुआ कि नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को स्वीकार कर लिया था। तो कब हुआ था संगोली की संधि, 1816 में। चाहते तो थे बट जो है गोरखा नहीं मान रहे थे, नेपाली नहीं मान रहे थे, तो अंग्रेजों ने उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, संगोली की संधि वहाँ पर मान ली गई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और ये हमारी आज की क्लास का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। अब देखिए उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। ऑप्शन है 1820, 1819, 1815 या 1814। तो दोस्तों 1814 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, और यहीं से गोरखाओं का शासन का भी समापन की ओर मैटर चले गया था दोस्तों। ठीक है, तो गोरखाओं को हराने के बाद इन्होंने फिर 1814 में गढ़वाल में मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना ने क्या किया, गोरखाओं को पराजित कर गढ़वाल को मुक्त करा दिया। ठीक है, और अपना आधिपत्य यहाँ पर जमा दिया। ठीक है, तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ, 1814 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोरखा शासन से संबंधित किए, और ऐसे ही हम एक क्लास गोरखा शासन से और लाएंगे, और उसके बाद हमारा गोरखा शासन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और आपको इसकी सेकंड क्लास भी तुरंत देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो लगातार क्लासेज आ रही हैं दोस्तों, कोई टाइम ज़्यादा स्किप नहीं किया जा रहा, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, आप सभी दोस्तों को विश यू ऑल द बेस्ट, और चैनल पर और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल पर अपना जो है समय देने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।